हेलो दोस्तों, मैं शशांक। मैं आपका स्वागत करता हूं शशांक मिश्रा एजुकेशन सेंटर अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो यहां पे हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। अभी आजकल मैं क्लास 12 के क्लास कोई टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में सिखा रहा हूं ताकि बच्चे बिना किसी हेजिटेट हुए इस चीज़ों को सीख सकें। ओके, बहुत ही कंसाइज में, बहुत छोटे रूप में आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज मैंने स्टार्ट किया है नेशनल इनकम। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में। इस टॉपिक में हमें क्या सीखना होगा? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे और उनके छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ जानने से पहले हमारा ये खुद का ड्यूटी होता है, खुद का कर्तव्य होता है कि उस चीज़ के डेफिनेशन के बारे में जाने और वो चीज़ है क्या उसको जाने। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनल इनकम ही क्या है, ये क्या होता है, और उसके बाद नेशनल इनकम के बारे में आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका एक डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। अब ये क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country during the period of an accounting year। अब इस पूरे डेफिनेशन में सच बताऊं तो कोई भी लाइन समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या नहीं समझ में आएगा मैं उसको डाइवर्सिफाई करता हूं और आपको बताता हूं। तो सबसे पहला लाइन है, पहला क्या है? नेशनल इनकम। तो यानी कि किसी देश में कोई कितनी इनकम होती है उसके बारे में हम सीखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अंदर नहीं जाना। ठीक है, पहले हम टॉपिक के ऊपर से ही समझते हैं। इज द सम टोटल ऑफ, कुछ और भी चीज़ें इसमें जुड़ेंगी तब बनेगा ये, ऑफ फैक्टर इनकम्स। अब ये फैक्टर इनकम्स क्या होता है, चलिए इसको किनारे करते हैं, इसको अलग से सीखेंगे। अर्न बाय, यानी कि वो पैसा, वो इनकम अर्न होगा, कौन अर्न करेगा? बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, मतलब इस कंट्री के रहने वाले लोग। अब ये नॉर्मल रेसिडेंट्स क्यों लिखा, नॉर्मल सिटीजन्स क्यों नहीं लिखा? तो कुछ कंडीशन होगी, इसलिए उसको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, अब किसी समय में ही तो अर्न करेंगे, ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब यानी कि किसी एक साल में, अकाउंटिंग ईयर भी मतलब क्या होगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर है, वो एक फाइनेंशियल ईयर है। उस दौरान जितना भी अर्न किया गया होगा इनकम्स, फैक्टर इनकम्स, किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा, कंट्री के ही। ठीक है, बाहर ही नहीं, सिर्फ कंट्री के ही, तो उसको ही नेशनल इनकम कहा जाएगा। तो इनमें सबसे जो अलग दो टॉपिक हैं, पहला क्या हुआ? फैक्टर इनकम्स। अभी कौन सी इनकम है इसको समझेंगे हम। दूसरा क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट्स। अभी नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन है तो इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें जानना होगा इन दोनों के बारे में। तो पहले मैं आपको बताऊंगा फैक्टर इनकम्स के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे कमाया जाता है और किन किन चीज़ों को हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं और आप कैसे बन सकते हैं या आप कैसे नहीं बन सकते। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज रिलेटेड टू फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो फैक्टर इनकम है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है फैक्टर सर्विसेज से, यानी कोई सर्विसेज जिसको हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ उसको। या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो जो सर्विसेज होंगी ना जिनको हम फैक्टर सर्विसेज कह रहे हैं, उनको जो प्रोडक्शन करेगा वही क्या कहलाएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ नीचे दे रखा हुआ ये कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि जो भूमि है, ऑब्वियसली कोई भी कंट्री या फिर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी इकोनॉमी कहाँ काम करेगी? किस लैंड पे काम करेगी। और वहाँ काम कौन करेगा? वहाँ काम करेगा कोई लेबर। अब वो लेबर तो ऐसे काम नहीं करेगा हवा में, तो वहाँ कुछ मशीनरियाँ होगी, तो जिसे किसी का पैसा लगा होगा वहाँ पे, तो किसी ने कैपिटल एम्प्लॉय किया होगा वहाँ पे, और वहाँ पे किसी का दिमाग लगा होगा कि इस ज़मीन पे या फिर इस जगह पे आप ये काम करोगे तो हम इकॉनमी बढ़ा सकते हैं या हम अर्न कर सकते हैं। तो किसी का दिमाग भी लगा होगा पैसे के साथ, तो वो उसका कैपिटल हुआ, वो उसका एंटरप्रेन्योरशिप हुआ। तो आप समझ गए, यानी कि ये सब चारों क्या हुए? ये चारों हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो चारों सर्विसेज देंगे अपने, वो क्या कहलाएंगे?
फैक्टर सर्विसेज कहलाएंगे। ठीक है, तो लैंड के बदले किसी व्यक्ति को क्या मिलता है, तो लैंड के बदले उसे रेंट मिलेगा। ठीक है, लेबर के बदले क्या मिलेगा, तो कोई व्यक्ति अगर काम करेगा तो लेबर के बदले उसको मिलेगा वेजेस या सैलरी, जैसा कि लोग पाते हैं। अब कैपिटल के बदले क्या मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति अगर पैसा लगाता है किसी भी बिजनेस में तो कैपिटल के बदले उसे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और लास्ट है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जिसका उद्यमशीलता हो, यानी जो अपना दिमाग लगाएगा उस पर ज़्यादा मेहनत करेगा वो क्या पाएगा, वो पाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये चारों जो होते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये चारों मिलके किसी न किसी, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे ये चारों ना हो। आप भी अपने आसपास नज़र घुमाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स, अब प्रोड्यूसर्स कौन है, जो प्रोडक्शन करेंगे, तो वो क्या करते हैं, हायर और परचेज द फैक्टर सर्विसेज, जिनकी बात मैंने अभी की है। तो इन फैक्टर सर्विसेज को वो हायर करते हैं या फिर परचेज करते हैं, कहाँ से, हाउस होल्ड से, मतलब नॉर्मल पीपल से, इन रिटर्न। और इसके बदले में जब वो लोगों को इनवाइट करते हैं काम करने के लिए, तो इन रिटर्न द हाउस होल्ड्स, मतलब ये लोग जो काम करने जाते हैं वहाँ पे, रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर, तो इनको पेमेंट मिलती है। ठीक है, दीज पेमेंट्स आर कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स, तो फैक्टर सर्विसेज देंगे तो उसके बदले जो पैसा मिलेगा वो पेमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द हाउस होल्ड्स दीज आर कॉल्ड फैक्टर इनकम्स, तो जो पैसा देगा तो उसकी तरफ से तो पेमेंट कहलाएगा, पर जिसको पैसा आएगा, जिसको धन आएगा वो क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम्स उसको कहलाएगा। ठीक है, फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स, बात तो एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो देगा उसकी तरफ से फैक्टर पेमेंट्स हो गया, जिसको जो पाएगा उसकी तरफ से फैक्टर इनकम्स हो गया। आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर, अब इनको पूरे और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या था, याद है ना, कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉय। चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, द फैक्टर पेमेंट रिसीव बाय द हाउस होल्ड्स फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉय ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। तो आप कहीं भी काम करेंगे, किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में काम करेंगे तो कंपेंसेशन तो मिलेगा ना आपको, काम करने के बदले कुछ मिलेगा, तो जिसे हम क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं या फिर सैलरी कहते हैं। मैंने बताया था ना, लेबर के बदले मिलता है। आगे क्या है, रेंट, द फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। अब जमीन को इस्तेमाल करने के बाद क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर पेमेंट कौन रिसीव करेगा, हाउस होल्ड, जो मैन जिसका वो होगा। ठीक है, अगला क्या है, इंटरेस्ट, द फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। अब जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जो कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे किसी का, तो उसको तो कुछ देंगे ही देंगे, क्योंकि उसने अपना बहुत बड़ा अमाउंट कैपिटल के रूप में उस सिस्टम में लगाया हुआ है, तो उसे भी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और लास्ट क्या है, प्रॉफिट, द फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड, ये पैसा रिसीव करेगा, पेमेंट रिसीव करेगा बाय द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड रिसीव करते हैं, फॉर द यूज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। उनका जो दिमाग होगा, जो स्किल होगा, वही क्या नाम है, इसको रिसीव करेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, आखिर किसी ने दिमाग में लगाया होगा कि कभी ऑनलाइन क्लास भी चल सकती है, तो ये उसका एंटरप्रेन्योरियल स्किल होगा। ठीक है ना, यानी कि उसने एक दिमाग लगाया होगा, आज उसने क्रिएट कर दिया यूट्यूब और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत से लोग, आप जैसे लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं, वो क्या हुआ, वो भी बेनिफिट पा रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म से। तो जो एंटरप्रेन्योर्स, जिसका दिमाग लगा होगा या फिर जिसका कैपिटल लगा होगा, उसको क्या होगा, उसको इंटरेस्ट और प्रॉफिट जा रहा होगा। ठीक है, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वी इंक्लूड ओनली दीज फैक्टर पेमेंट्स। तो इन जो चारों की बात मैंने की है, हम नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में इन्हीं को ही, एस्टिमेशन में इन्हीं को ही शामिल करते हैं। अब आगे बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ठीक है, अब ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूड बिकॉज ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर यूनिलैटरल वन साइडेड पेमेंट्स लाइक चैरिटी और द ग्रांट्स। जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते हैं
वन साइडेड, क्योंकि इसके लिए कोई प्रोडक्शन किया ही नहीं गया हो, इसके लिए कोई काम किया ही नहीं गया है, तो ये क्या होंगे, सिर्फ एक तरह से पेमेंट होते हैं, वर्क तो होता नहीं है, तो इसलिए इसको शामिल नहीं करते, जैसे चैरिटी या ग्रांट। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ, लेबर को शामिल करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लेबर को वेजेस मिलता है और वो लेबर करता है, मेहनत करता है, बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, वहाँ टू साइडेड होता है इसलिए शामिल करते हैं, यहाँ वन साइडेड होता है इसलिए शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पे, वो क्या था हमारा, नॉर्मल रेसिडेंट। याद कीजिए, अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, तो ये फैक्टर इनकम्स अर्न कौन करता है, नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। A normal resident is said to be one who ordinarily resides in the country, जो नॉर्मली किसी भी, सिंपल सी बात है, जो नॉर्मली किसी भी कंट्री में रहता है। आगे, कंसर्न एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइक इन दैट कंट्री। अब ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये नया टॉपिक आ गया। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि वो व्यक्ति जो भी कुछ कमा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जो कंजम्पशन कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जिस भी तरीके का उसको पैसा आ रहा है, वो सारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो वो उन्हीं कंट्री में हो, उसी कंट्री में हो जहाँ पे वो रह रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर इफ अंडरलाइन सिग्निफिकेंस। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट है तो वो रेजिडेंट नहीं कहलाएगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन हो, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो, चाहे कुछ भी हो, आप सभी लोग कहला सकते हो। ठीक है ना। आगे क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी ही इज़ ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ के सिटीजन हो। अगर सिटीजनशिप नहीं मिली है, क्योंकि आपको पता है रेसिडेंट होना और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिटीजनशिप अगर आपको नहीं मिली है तो भी आप यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स हो सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO एंड IMF इन अ कंट्री आर नॉट टू बी टेकन एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। ये जहाँ पे हैं, कौन कौन से, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे WHO या फिर IMF, अब किसी कंट्री में है तो ये वहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट वहाँ के नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना। आगे क्या है, फोर्थ, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ दैट कंट्री वेयर दे आर वर्किंग। मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ से हम नहीं लेंगे। इन लोगों का जो ऑफिशियल्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं लेंगे। ये जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इनका नॉर्मल रेजिडेंसी होगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अमेरिका क्या करती है, कई सारी कंट्रीज़ में अपने आर्म्ड फोर्सेस को भेजती है, जैसे अफ़गानिस्तान में भेजी थी। तो ऐसा नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे ना, वो कहलाएंगे कहाँ के, अमेरिका के ही। ठीक है। बॉर्डर वर्कर्स द हु क्रॉस द बॉर्डर, या तो बॉर्डर वर्कर्स या फिर जो बॉर्डर क्रॉस करते हों, किस लिए, बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में, रेगुलरली, रोज करते हैं ऐसा, इन ऑर्डर टू वर्क इन वन कंट्री आर द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे लिव, नॉट इफ द कंट्री इन विच दे आर वर्किंग। जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का ये इनको रेसिडेंसी नहीं मिलेगा, कहाँ का, जहाँ पे ये रहते हैं ये वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे। ठीक है ना। तो ये 5 छोटे पॉइंट्स है जिसे हमें अगर समझ लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी जानने के लिए कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये दोनों टॉपिक छोटे छोटे शब्दों में समझाने की, ताकि आप बिना किसी बड़े थियरी के आसानी से इसको समझ सको। ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे साथ बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, शशांक मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। प्लीज़ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।